Hi students. So in the last video lecture, we have discussed about areolar connective tissue. तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कहाँ तक बात किया था, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू. सो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू का मतलब बेसिकली क्या होता है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू? सी इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इट हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. तो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू हमने क्या पढ़ा था कि ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें बेसिकली 3 तरह के सेल रहते हैं. क्या क्या रहते हैं? फाइब्रोब्लास्ट रहते हैं, ठीक है. और फाइब्रोब्लास्ट क्या है? These are large irregular cells with long protoplasmic processes, पढ़ा था हमने. And it secretes proteins which are collagen and elastin. पहले क्या होता है? एक फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है, स्पेशलाइज्ड सेल, जिसका काम क्या होता है? आपकी प्रोटीन जो है 2 तरह के सेक्रेट करना. क्या क्या? कोलेजन एंड इलास्टिन. अब जो कोलेजन जो है वो व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए उसे हम व्हाइट फाइबर कहते हैं. इलास्टिन जो होता है येलो कलर का होता है, उसे हम येलो फाइबर कहते हैं. और क्या डिफरेंस है? कोलेजन जो है वो अनब्रांच्ड होता है और बंडल्स में रहता है, लेकिन आपका येलो फाइबर और जो इलास्टिन है वो बंडल्स में नहीं रहता और ब्रांच्ड होता है, ठीक है. और क्या था? कंपोनेंट्स क्या थे एरियोलर टिश्यू के अपार्ट फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट सेल? सेकंड कंपोनेंट था मैक्रोफेजेस. तीसरा क्या था? मसल, ठीक है. तो वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स इन डिटेल. सो दिस वाज द डायग्राम ऑफ द एरियोलर टिश्यू वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस lecture, so I'm not going to go in detail and let's move on. हमने डिस्कस भी किया था कि इसका लोकेशन क्या है, मतलब एरियोलर टिश्यू हमें कहाँ मिलता है. सो एरियोलर टिश्यू हमें हमेशा स्किन के नीचे या जिस मतलब अंडर एपिडर्मिस के पास, बिल्कुल जस्ट अंडर द स्किन और एपिडर्मिस वी कैन फाइंड दिस एरियोलर टाइप ऑफ टिश्यू. और अगर एरियोलर टिश्यू अगर हम स्टडी करेंगे, उसको हिस्टोलॉजी अगर हम देखेंगे, तो the diagram what I have drawn here, that is the representation of the typical representation of areolar tissue. जो यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया है ये आपका एरियोलर टिश्यू का टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो देखिए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आपको आप देख सकते हो. these are having like irregular shape and having long protoplasmic processes, हमने डिस्कस किया था. then we can see the bundles of collagen fibers here, then branched elastin fibers are also present, then macrophages are also present, and then finally we also have mast cell. And apart from that we have matrix, right? Apart from that what we have the matrix, where all the component of the of this areolar tissue is present, right? Now next we'll move on to the next topic. There is your adipose connective tissue. Now adipose connective tissue, what is adipose connective tissue? If I ask you what is adipose connective tissue, see, basically we have discussed there are different types of tissues, right? So we have already started to discuss, that is loose connective tissue, dense connective tissue. So now the adipose tissue we are discussing under the loose connective tissue, right? So loose connective tissue का जो next topic हम पढ़ रहे हैं, that is your adipose connective tissue. So loose connective tissue का एक मतलब next type है ये adipose connective tissue. So let us start. अब देखो adipose का मतलब होता है, जब हम बात करते हैं when we talk about adipose tissue, so normally we talk about the fat, ठीक है. तो जो फैट होता है हमारे बॉडी में, जो फैट जो मतलब आपका बेसिकली जो सीक्रेट होता है, वो कहाँ पे सीक्रेट होता है? वो एडिपोस टिश्यूज में सीक्रेट होता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में सीक्रेट होता है, ठीक है. सो एडिपोस टिश्यू मतलब नॉर्मली वी टॉक अबाउट फैट. जैसे हमारे बॉडी में बहुत जगह पे हमें फैट मिलेगा, तो जहां जहां पे हमें फैट मिलेगा वहां पे मैक्सिमम नॉर्मली क्या होता है, इट इज अंडर द स्किन, मतलब बिल्कुल हमारे जो स्किन के नीचे ही एडिपोस टिश्यू ज्यादातर डिफरेंट एरियाज में रहता है. जैसे हम देख सकते हैं हमारे बेली फैट, then other parts of our body we can feel the fat, especially in the belly part we can feel the fat, right? So those fat is actually nothing but those are adipose tissue. So we'll discuss about that as well. So adipose tissue is normally called as fat. जो मैंने अभी बताया आपको, normally हम उसे क्या कहते हैं? फैट कहते हैं. And this tissue have basically 2 types of cells. तो अब जैसे एडिपोस में हमने एरियोलर टिश्यू पढ़े थे, दोस्तों हमने क्या देखा, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, किस किस क्या क्या पार्ट से क्या क्या सेल से उससे बना हुआ है एडिपोस
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एडिपोज टिश्यू है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल इन एडिपोज टिश्यू। नंबर वन इज योर एडिपोसाइट, पहला जो है वो है एडिपोसाइट, इसको बोलते हैं फैट स्टोरिंग सेल। ये जो सेल है जिसमें फैट स्टोर होता है। दूसरा क्या होता है फाइब्रोब्लास्ट, जो हमने अभी पढ़ा फाइब्रोब्लास्ट, तो इट्स इरेगुलर शेप। ऐसा ये क्या होता है, इट्स दिस फाइबर सेक्रेटिंग सेल। पहले भी हमने देखा कि एरियोलर टिश्यू में भी हमने देखा कि जो फाइब्रोब्लास्ट जो सेल है, जो इरेगुलर शेप सेल है, जिसमें लाइक दे आर हैविंग प्रोटोप्लास्मिक प्रोसेसेस एज वेल, उनका काम क्या था कि दे यूज्ड टू सीक्रेट टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, नेमली कोलेजन्स एंड इलास्टिन। वैसे ही यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल का काम क्या है, फाइबर सीक्रेटिंग में सीक्रेट करना। तो दो तरह के सेल होते हैं। पहला क्या है, एडिपोसाइट, जो फैट सीक्रेट करता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में हमें क्या मिलेगा, दो तरह का सेल, एक है एडिपोसाइट, दूसरा होता है फाइब्रोब्लास्ट। एडिपोसाइट्स का काम क्या है, फैट स्टोर करना। फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है, फाइबर सीक्रेट करना, है ना। चलिए अब देखिए एडिपोज टिश्यू, ठीक है, इन केस ऑफ द एडिपोज टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट जो सेल होते हैं उनके जो नंबर होता है, उनका जो नंबर होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली पर्पस जो होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का, इट इज टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट। तो अगर ज्यादा से ज्यादा फैट स्टोर करना है तो एडिपोसाइट टिश्यू में कौन से सेल ज्यादा होना चाहिए, एडिपोसाइट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एडिपोसाइट इज एक्चुअली अ फैट स्टोरिंग सेल और पर्पस क्या है इस टिश्यू का, फैट को स्टोर करना। इसीलिए फाइब्रोब्लास्ट सेल वो इस टिश्यू में कम रहता है, बहुत ही कम रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा सेल रहता है इस टिश्यू में, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। देखो सबसे पहले आपको तो ये समझना होगा, these are all different types of what I am discussing here with you. These are all different types of specialized or loose connective tissue, right? These are specialized tissue. तो हर एक टिश्यू का अलग अलग फंक्शन। हमने शुरू में पढ़ा था कि टिश्यू का डेफिनेशन क्या है, कि group of cell of same kind or different type come together and they perform a single function, a particular function, then we can call it as a tissue. तो अभी हर एक टिश्यू का अलग अलग फंक्शन है, तो हर एक टिश्यू का फंक्शन जब अलग है तो उसका जो कॉम्पोजिशन होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी अलग होगा, उसके काम के हिसाब से होगा, है ना। अगर हमें भी फ्लाई करना है तो हमें प्लेन यूज करना पड़ेगा ना, हम प्लेन में फ्लाई कर सकते हैं, हम थोड़ी ना बोलेंगे कि हम कार में फ्लाई करेंगे। अगर हमें रोड ट्रैवल करना है तो हम कार यूज करेंगे, तो पर्पस अलग है, काम अलग है, तो इसीलिए गाड़ी अलग अलग मतलब व्हीकल अलग यूज कर रहे हैं, या फिर जो मशीन अलग यूज कर रहे हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में जो टिश्यू है उसका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरह के टिश्यू रहते हैं बॉडी में, ये आपको समझना होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, इसलिए पहले हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हम क्या डिस्कस किए, फंक्शन क्या है, टू स्टोर फैट। और फैट स्टोर करने के लिए क्या सबसे ज्यादा होना चाहिए उस टिश्यू में, एडिपोसाइट्स होना चाहिए। इसीलिए एडिपोसाइट्स का नंबर, एडिपोसाइट जो वो सेल का नंबर सबसे ज्यादा होता है और फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है उसका नंबर कम होता है। आया ना समझ में? चलो लेट्स मूव ऑन। Okay. Now the fibroblast cells, they secrete collagen and elastin fibers that we have already discussed, right? तो फाइब्रोब्लास्ट सेल का काम है, ये क्या करता है, ये इलास्टिन फाइबर्स और कोलाजन फाइबर्स सीक्रेट करता है। इलास्टिन फाइबर क्या होता है, इट इज अ येलो फाइबर, इट इज अ ब्रांच्ड फाइबर, राइट, एंड कोलाजन फाइबर इट्स अ व्हाइट कलर फाइबर एंड इट इज प्रेजेंट इन बंडल्स, इट इज अनब्रांच्ड, हमने पहले ही डिस्कस किया, राइट। Now adipocytes are large and spherical in shape, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, दिस इज शेप, SHAP, दिस इज नॉट G, so it is my mistake, so you please correct it, this is shape, this is P. So the adipocytes are what, these are spherical shape। कैसा होता है एडिपोसाइट सेल, स्फेरिकल शेप का होता है, यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो, there is a diagram you can see। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो एडिपोसाइट होता है इसका मेन पर्पस होता है फैट को स्टोर करना। तो आप देखो ये जो सेल मैंने बनाया है इसके अंदर एक रेड कलर से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। व्हाट इज दैट, दिस इज नथिंग बट द फैट ग्लोब्यूल। तो आप देख सकते हो कि पूरे सेल में मैक्सिमम एरिया किसने कवर करके रखा हुआ है, फैट ने।
तो क्योंकि मैक्सिमम एरिया सेल के अंदर फैट ने ले लिया है, तो इससे क्या हुआ, जो सेल के ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस हो गया, आपके साइटोप्लाज्मिक पार्ट हो गया, अदर ऑर्गेनेल्स, वो क्या हो गया, दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अब अगर पूरा स्पेस, मैक्सिमम स्पेस इज ऐसा होता है कि अगर इफ द मैक्सिमम स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द सेल, द फैट ग्लोब्यूल, then what will happen to the rest of the organelle of the cell? It is obvious that all the organelle of the cell will be shifted towards the periphery of the cell. But we can see in the diagram as well, right? So as a result, the shape of the adipocyte will be like this. ठीक है, उसमें क्या होगा, एडिपोसाइट्स में होगा क्या नॉर्मली, एक तो मैक्सिमम जो सेंट्रल पार्ट है सेल का, it will be occupied by the fat globule or the fat itself, and the rest of the part, the peripheral part, or we can say the organelle or the cytoplasmic part is shifted towards the periphery of the cell, periphery में होगा सेल के, ठीक है। So that is this is a characteristic feature, or it's a very important structural difference of adipocyte cells, what we can see in case of adipocytes. Adipose connective tissue, right? Now, because of the centrally placed fat globule, what happens, I have discussed, the cell organelle shifted towards the peripheral part of the cell or periphery of the cell, right? तो सेंट्रल पार्ट में फैट ग्लोब्यूल है, इसीलिए जो सेल के बाकी जो ऑर्गेनेली है, जो पार्ट है, वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, पेरिफेरी में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। जैसे हमें पिछला जो टिश्यू था एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, उसका जो टिपिकल डायग्राम हमने बनाया था, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम हमने यहाँ पे भी बनाया है, टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द basic typical structure of the adipose tissue if you study the histology of that tissue. अगर आप adipose tissue को स्टडी करेंगे तो हमें वैसा इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा जो हम यहाँ बना रहे हैं। बेसिकली हमें क्या मिलेगा, पहला तो है मैट्रिक्स, ठीक है ना, पहले भी हमने पढ़ लिया था मैट्रिक्स, ठीक है। आफ्टर दैट वी कैन सी द मैक्सिमम व्हाट वी सी, दीज आर एडिपोसाइट्स, जिसके बीच में क्या है, सेंट्रली लोकेटेड क्या है, सेंटर में क्या है, फैट ग्लोब्यूल है, और पेरिफेरी में सारे सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, इलास्टिक फाइबर्स, पर देयर नंबर इज वेरी लेस, आप देख सकते हो, ठीक है। देन वी कैन आल्सो हैव कोलेजन। देखिए ऐसा है कि जो बाकी के फाइबर्स है वो नहीं है, ऐसा नहीं कि फाइब्रोब्लास्ट सेल तो है, तो दूसरे जो बाकी के आपके जो फाइबर्स है वो भी रहेंगे, लेकिन उनका जो नंबर होगा, उनका जो परसेंटेज होगा वो बहुत कम होगा। कोलेजिन्स भी रहेगा, इलास्टिन भी रहेगा, लेकिन उसका परसेंटेज जो होगा वो बहुत ही कम होगा। ऐसा नहीं कि कोलेजिन है नहीं, इलास्टिन है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या है, मैक्सिमम कौन से पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट है एडिपोसाइट, और सेकेंड अगर हम बोलेंगे तो कौन रहता है, इलास्टिन। कोलेजिन जो है वो नेग्लिजिबल होता है, फिर भी हमें पढ़ना है क्योंकि वो रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। Now what happens, what are the other things what we can see? The other things here is the difference what we can see from the areolar tissue. Here we can see the blood vessels as well, right? तो blood vessels भी हमें देखने मिलेगा, ठीक है। So these are, if you take a section, so these are nothing but the section, when you take a section, so these are the cut transverse section of blood vessels, ठीक है। So अगर हम adipose tissue को स्टडी करेंगे, उसका हिस्टोलॉजी देखेंगे, so this should be the typical diagram of adipose tissue, ठीक है, right? I hope it is clear. You can pause the video and draw the diagram. Now, the adipose tissues are basically made up of two types of fat. अभी तो पहले हमने क्या बात किया कि adipose tissue है क्या? It's actually fat storing tissue, which is having fat storing cell, that is your adipocyte, है ना। लेकिन कौन से फैट को स्टोर करता है, किस तरह का फैट स्टोर करता है, बेसिकली दो तरह का फैट स्टोर करता है, ठीक है। तो हमें दो तरह के फैट्स हमें दिखेंगे एडिपोसाइट जो टिश्यू है उसमें, ठीक है, सॉरी एडिपोस टिश्यू, एडिपोसाइट तो सेल है, एडिपोस टिश्यू, ठीक है। क्या क्या है, रेगुलर येलो फैट, मतलब जो रेगुलर येलो फैट मतलब जो हम इलास्टिक की बात, रेगुलर जो येलो कलर का फैट होता है जिसमें कि आपका
स्किन के नीचे या मतलब ऑर्गन्स में हमें मिलता है, ठीक है। और इसका जो काम होता है मेन क्या होता है, इसका काम होता है, देखो फैट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं येलो फैट, ठीक है, और दूसरा होता है ब्राउन फैट जो कि हमें एडिपोज टिश्यू में मिलता है। तो येलो फैट के बारे में बात कर लेते थोड़ा। सी देखो, येलो फैट इज द मोस्ट कॉमन फैट फाउंड अंडर द स्किन। हमारे स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में जो भी हमारे बॉडी में जो फैट सीक्रेट हो रहा है, जो रहता है, दोस आर मैक्सिमम, दोस आर ऑल व्हाट टाइप ऑफ फैट, येलो फैट, ठीक है। काम क्या होता है इनका, तो इनका काम जो है वो लोकेशन के हिसाब से डिपेंड भी करता है, लोकेशन के हिसाब से बदलता भी रहता है, ठीक है। लेकिन इसका मेन काम क्या होता है, इंसुलेटर, इट्स वर्किंग एज ए इंसुलेटर। कैसे इंसुलेटर का काम करता है, देखो हमारे स्किन के और हमारे मसल के बीच में ये फैट का जो एडिपोज टिश्यू का लेयर रहता है, येलो फैट का, ठीक है। एंड व्हाट हाउ इट इज हेल्पिंग अस एंड हाउ इट इज वर्किंग एज ए इंसुलेटर, जैसे बाहर का टेम्परेचर है, ठीक है, उस टेम्परेचर का जो वेरिएशन है उसे हमें ये मतलब बोल सकते हो डायरेक्टली हमें ये सेव करता है, इंसुलेट करता है बाहर के एनवायरनमेंट से। मान लो बाहर बहुत ठंडा है, ठीक है, या ठंड ज्यादा हो गई है, तो हमारे बॉडी को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे इंटरनल पार्ट जो है बॉडी का, जैसे मसल्स है, अदर पार्ट्स है, उसको सेव कौन करेगा, एज ए इंसुलेटर एज ए प्रोवाइड कौन करता है, वो है आपका ये येलो फैट, ठीक है। और अभी जैसे मैंने कहा कि लोकेशन के हिसाब से भी बदलता है। देखिए अब जैसे ऑर्गन लेवल पे जाएगा तो ऑर्गन को भी ये इंसुलेट करेगा, ठीक है। और क्या काम करता है ये, जैसे कि आप मान लीजिए कि हम अगर स्टार्व करें, मतलब हम अगर खाना नहीं खाएं, अगर हम उपवास रख लें, मान लीजिए 2-3 दिन तक हमने उपवास रख लिया, तो हम क्या करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, हमारे पास तो मेन एनर्जी सोर्स क्या है, जो हम खाते हैं उसी से हमको एनर्जी मिलता है ना। लेकिन जो ये फैट जो है, येलो फैट हमारे पास जो स्टोर्ड रहते हैं एडिपोज टिश्यूज में अंडर द स्किन, दीज आर आल्सो रिजर्व एनर्जी सोर्स फॉर अस। बहुत अच्छे से समझना है आपको, दीज आर व्हाट, दीज आर रिजर्व एनर्जी सोर्स फॉर अस। तो ये यूज कब होता है, जब आप खाना नहीं खाते हो, तब क्या होता है, ये जो येलो फैट है, ये आप हमारा बॉडी क्या करता है, ये येलो फैट जो स्टोर्ड है हमारे एडिपोज टिश्यूज में, इसको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसी को यूज करके हम सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो ये जो फैट हमारे बॉडी में रहता है, these are actually what we can consider it as, or we can say that these are working as a reserve food, and it's actually come in action in a emergency situation like starving or starvation, ठीक है। जब हम किसी कारण खाना नहीं खाते या खाना नहीं खा पाते, या उस समय हमें हमारा ये जो येलो फैट है हमें सेव करता है। This fat is actually that type, the body will use this fat to generate energy, right? तो दो काम है, एक है इंसुलेटर, as it's working as an insulation, providing insulator, second it also provide energy, ठीक है। और इंटरनल ऑर्गन में क्या, अगर ये रहेगा तो इसका मेन काम क्या है, मेन काम है इसका कुशनिंग ये प्रोवाइड करता है, और दूसरा है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंजरी से, मैकेनिकल इंजरी से, मैकेनिकल शॉक से हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको भी सेव करता है, क्योंकि उसके चारों तरफ ये फैट का, जैसे हमारे किडनी है, किडनी के चारों तरफ भी फैट का लेयर रहता है, which is actually working as a mechanical shock absorber, right, which help us to which help our organ to, so which actually protect our organ, right. Next, अब जो नॉर्मली हमने देखा कि जो एडिपोसाइट्स होता है उसमें सिंगल जो फैट ग्लोब्यूल होता है, तो हमने वो पहले भी स्टडी कर चुके हैं, हमने देख लिया है, ठीक है। Now we'll talk about the brown fat. अब देखो येलो फैट तो हमने पढ़ लिया, अभी ब्राउन फैट क्या है। ब्राउन फैट जो है ना, ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड टाइप का, ये स्पेशल कंडीशन होता है इसमें, सब हमेशा ब्राउन फैट हमारे पास नहीं होता, हमारे बॉडी में नहीं होता, ठीक है। पहला तो ब्राउन फैट हमें से कहते हैं क्यों, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है और उसमें आयरन होता है, इसीलिए इसका, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर एंड इन दिस टिश्यूज in specialized condition I will discuss just now after this। उसमें क्या होता है कि इस फैट में मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आयरन होता है, एंड बिकॉज ऑफ द आयरन द कलर इज ब्राउन, ठीक है। और ये ब्राउन फैट हमें किस कंडीशन में मिलेगा, हाइबरनेटिंग एनिमल्स में मिलेगा और इन्फेंट्स में मिलेगा, बच्चे जो होते हैं एकदम छोटे बच्चे, और इन्फेंट जिसको बोलते हैं हम, शिशु, उनमें हमें ये जो ब्राउन फैट मिलेगा, ठीक है।
हाइबरनेटिंग एनिमल्स पे कहा किस पे मिलेगा, हाइबरनेटिंग एनिमल्स में मिलेगा और इन्फेंट्स में मिलेगा, एडल्ट में नहीं मिलेगा। मतलब हमारे बॉडी में एज इन एडल्ट स्टेज वी डोंट हैव ब्राउन फैट, ओनली इन्फेंट स्टेज वी हैव। ठीक है, अब इसका फंक्शन भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इनका मेन फंक्शन है हीट प्रोवाइड, हीट एनर्जी प्रोवाइड करना। अब इसका थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए कि जब भी हम लोग, मतलब हमारे केस में हम जब एडल्ट जो ह्यूमन बीइंग है, मान लीजिए कि अगर हमें ठंड लगता है, जैसे आप सबने भी बहुत बार रियलाइज इसको किया होगा कि बहुत ज्यादा अगर ठंड है तो आप देखना हमारी बॉडी में शिवरिंग होता है। हमें जब ठंड लगता है तो हमारी बॉडी शिवर होती है, हम कांपने लगते हैं। जैसे आपको अगर बुखार आ गया, ठंड लगा, तो आपको कभी ना कभी आपने कभी देखा भी होगा या आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि बॉडी में शिवरिंग होता है, शिवर होता है बॉडी। ठीक है, तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी करती है। शिवरिंग जो है ना, वो एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन है जो हमारी बॉडी करती है। क्यों करती है ऐसा, क्या फायदा है इससे, ये समझना है आपको। देखिए जब बॉडी शिवर होगी तो हमारे जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। हमारे बॉडी में जो मसल्स है, पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पर जितने भी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, मसल जब यूज होगा तो क्या होगा, एनर्जी यूज होगा। और जब एनर्जी यूज होगा तो एनर्जी यूज मतलब क्या, एटीपी ब्रेक होके एडीपी बनेगा और एनर्जी रिलीज होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा। तो इन दिस प्रोसेस जब एटीपी ब्रेक होता है, एनर्जी जब यूटिलाइज होता है तो हीट एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बॉडी धीरे धीरे टेम्परेचर जो है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाएगा, या बॉडी जो है थोड़ा थोड़ा जो मतलब हम बोल सकते हैं जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, पर्पस वही है। शिवरिंग क्यों करते हैं, हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली शिवर क्यों करता है, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो शिवरिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास मतलब हमारे बॉडी में एडल्ट स्टेज में एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए एडल्ट ह्यूमन बीइंग, हमारे पास ये मैकेनिज्म है कि जब भी आउटसाइड टेम्परेचर कम है उससे कि हमारे बॉडी को इफेक्ट हो सकता है, तो हमें शिवरिंग होता है ऑटोमेटिकली। इससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है और वो हम जो आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स है, अब देखो जो हाइबरनेटिंग एनिमल है वो थोड़ी ना शिवर कर सकते हैं, वो तो हाइबरनेट कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ही इज एन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन एनिमल इज लाइक नो मूवमेंट स्टेज, दे आर नॉट मूविंग एट ऑल। ठीक है, हाइबरनेटिंग स्टेज में क्या होता है, वो लगभग सो रहे हैं, तो उस स्टेज में वो कैसे शिवरिंग कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उनको भी तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होगा इन दैट कंडीशन एज वेल। क्यों, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो कम हो सकता है। जैसे पोलर बियर्स, वो बहुत ज्यादा ठंडे पोल जो आपके आर्कटिक जोन है, जो अंटार्कटिका है, वहां पे वो पोलर बियर्स रहते हैं, वहां पे जो ठंड बहुत ज्यादा है तो वो हाइबरनेट करते हैं। लेकिन उस समय हाइबरनेटिंग के समय भी तो वहां में ठंड बहुत ज्यादा है, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा उनको, इसीलिए वो शिवर तो नहीं कर सकते उस कंडीशन में, हाइबरनेटिंग कंडीशन में। तो वो उसमें उनको मदद कौन करता है, हीट एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करने में, उस समय वो उनको मदद करता है ये ब्राउन फैट। इसीलिए हाइबरनेटिंग एनिमल में ब्राउन फैट होता है। और जो छोटे इन्फेंट्स होते हैं, मतलब शिशु जो होते हैं, एकदम छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें ब्राउन फैट होते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनमें ये शिवरिंग जो मैकेनिज्म है, रिफ्लेक्स एक्शन, वो नहीं होता है। आप ध्यान से देखना, बच्चे कभी शिवर नहीं करते। बच्चे में जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें जो शिवरिंग वाला जो मैकेनिज्म है, रिफ्लेक्स एक्शन है, वो नहीं होता है, वो काम नहीं करता, वो नहीं होता है। वो जब वो धीरे धीरे एडल्ट हो जाते हैं तभी उनमें वो डेवलप होता है मैकेनिज्म। ठीक है, तो होता क्या है कि जो बच्चे जब छोटे, बिल्कुल जब छोटे रहते हैं तो उनके बॉडी में ब्राउन फैट होता है, एंड slowly when they grow older, little bit older, this brown fat is replaced by yellow fat. ठीक है, तो ब्राउन फैट किसमें हमें मिलता है, हाइबरनेटिंग एनिमल्स में एंड इन्फेंट्स में। काम क्या है इसका, हीट एनर्जी प्रोवाइड करना। और जब धीरे धीरे ये इन्फेंट जो बड़े होने लगते हैं तो ब्राउन फैट धीरे धीरे रिप्लेस होके येलो फैट बन जाता है, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एडिपोसाइट का जो स्ट्रक्चर है, एडिपोसाइट में एक ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल रहता है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे, अगर स्ट्रक्चरली हम पढ़ेंगे, तो एक एडिपोसाइट्स में ना मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल भी हो सकता है। सिर्फ एक ही फैट ग्लोब्यूल होगा हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है, मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल भी हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू प्लीज रिमेंबर, राइट, फाइन।
So by this we have finished the topic that is your adipose connective tissue. Now we will move on to the next topic, that is fibrous connective tissue. ठीक है, अब हम बात करेंगे fibrous connective tissue, जो कि dense connective tissue, regular dense connective tissue का टाइप है. ठीक है, so regular जो dense connective tissue है उसका टाइप है. अभी हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप पढ़ लिया, एरियोलर टिश्यू पढ़ लिया, एडिपोज टिश्यू पढ़ लिया. तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेंस. आप प्लीज वो टेबल को देखना, गो बैक एंड चेक योर टेबल्स, देन आपको क्लियर हो जाएगा. एंड प्लीज रिमेंबर द टेबल व्हाट आई हैव गिवन टू यू इन कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. हमने क्या पढ़ लिया, हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो वैरायटी थे, दो टाइप्स थे. एरियोलर टिश्यू वो हमने पढ़ लिया, दूसरा टाइप था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वो भी हमने पढ़ लिया. अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के दो टाइप्स है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में अगेन दो टाइप्स है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. तो हम ये पढ़ेंगे अभी. तो ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, या हम शॉर्ट में कह सकते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, दो तरह के होते हैं, व्हाइट एंड येलो. ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है, टेबल को थोड़ा रेफर करो हमेशा, जब भी बेटा कंफ्यूजन हो. मेक योर वीडियो, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड गो बैक एंड चेक द टेबल, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो यू कैन आल्सो मार्क इट हियर, आप भी थोड़ा यहाँ पे मार्क कर सकते हो कि व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर, राइट. सो वी आर गोइंग इन अ सीक्वेंस. सो नेक्स्ट वी स्टडी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. देखो नाम से पता चल रहा है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, मतलब अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम क्या होने वाला है, फाइब्रस होगा ना, इसीलिए इसका नाम है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. पहले हमने पढ़ा था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फिर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. अभी इसमें क्या पढ़ रहा है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. मतलब फाइब्रस सबसे ज्यादा होगा, इट विल रीच इन फाइब्रस मैक्सिमम, यू नो लाइक द पार्ट ऑफ दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ फाइब्रस. ठीक है, और बेसिकली हम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट मैंने अभी पढ़ा है, अभी मैंने बोला आपको. पहला है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. हमने पहले भी पढ़ा है कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या है, टेंडन, और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है लिगामेंट. ठीक है, टेंडन जो होता है उतना इलास्टिक नहीं होता है, लिगामेंट जो होता है वो इलास्टिक होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो येलो इलास्टिन फाइबर है, या फिर मतलब जो येलो फाइब्रस इलास्टिन फाइबर है, देखो इलास्टिन फाइबर वो येलो कलर का होता है, और वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होता है ज्यादा, और उससे बनता है आपका लिगामेंट. लिगामेंट का प्रॉपर्टी क्या है, वो भी फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी उसमें होता है. ठीक है, व्हाइट फाइबर्स क्या होता है, कोलेजन से बनता है, which is having less elastic property, which is having tensile property, and that is your tendon, which is made up of the tendons, which is made up of collagen fibers, right? Now we'll discuss about these two things in detail. First of all, we need to understand the examples we have already given, that is tendon and ligament. देखो tendon and ligament क्या है, पहले तो हमको ये समझना. देखो टेंडन जो है, आपने बहुत बार सुना होगा ये टर्म लिगामेंट, किसी को लिगामेंट में इंजरी हो गया होगा, सुना होगा आपने कभी ना कभी. तो लिगामेंट है क्या एक्चुअली, पहले तो आपको ये समझना होगा टेंडन्स और लिगामेंट बेसिकली क्या है. ये तो हमें पता है सर, ये तो आप बोलोगे सर ये तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसका काम क्या है, कहां रहते हैं, ये हमें समझना होगा ना. देखो लिगामेंट जो है, तो आप यहां देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दो बोन बनाए, लॉन्ग बोन. ठीक है, सो यू कैन सी आई हैव मेड टू लॉन्ग बोन. तो मान लो ये हमारा मतलब हमारे बॉडी का किसी पार्ट मान लेते, लेग है, लेग का मान लेते, या फिर हमारे हैंड का ही मान सकते हैं. तो दो लॉन्ग बोन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, यही है आपका लिगामेंट. तो ऐसा नहीं कि बस ये आप देखो, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली सेम व्हाट द वे वी हैव इन आवर बॉडी. इट्स अ टिपिकल डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड, इट्स अ स्कीमेटिक डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, मतलब कौन से यहाँ पे ये मत समझ लेना कि बिल्कुल वैसा जिस तरीके से मैंने यहाँ बनाया है बिल्कुल उसी तरीके से हमारे बॉडी में अरेंज रहता है, ऐसा नहीं. ठीक है, लेकिन इसी मतलब लगभग इस तरीके से होता है, लेकिन इट इज लिटिल बिट मोर स्पेशलाइज्ड. ठीक है, तो आपको मेन कंसेप्ट समझना है क्या है कि देखो लिगामेंट्स का काम होता है बोन के साथ बोन को जोड़ना. मान लीजिए कि हमारे हाथ में दो बोन है, ठीक है,
ऊपर वाला जो हमारा मतलब बाइसेप पार्ट में है, नीचे वाला जो हमारे एल्बो पार्ट में, ठीक है। तो ये दोनों जो बोन बड़े बड़े जो आपके लॉन्ग बोन्स है, इसको जोड़ता कौन है? इसको जोड़ता है लिगामेंट। सो लिगामेंट क्या करता है? बोन से बोन को जोड़ता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट बाइंड एक्चुअली हेल्प टू मेक कनेक्शन विद बोन, ठीक है। तो लिगामेंट क्या है? लिगामेंट इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बोन टू बोन। और क्या होता है? दिस इज इलास्टिक इन नेचर। ये हो गया है। दूसरा टेंडन। अब देखो टेंडन का काम क्या है? टेंडन का काम होता है मसल को बोन के साथ अटैच करना, ठीक है। मसल को बोन के साथ अटैच करना। अब देखो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो इसमें क्या है कि जो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो चिकन होता है, अगर हम लोग घर में चिकन लाते हैं तो आपने कभी देखा होगा। please the vegetarians don't get offended. It is example I need to give because this is example from where you can understand. Actually what is happening, अगर आप जो मसल है, अगर आप देखोगे किसी चिकन का, जैसे हम लेके आते हैं घर में चिकन लेग पीस या जो भी है, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो मसल है वो बोन के चारों तरफ अटैच है बढ़िया से। और आप ध्यान देना, जब वो रॉ मीट होता है ना, जो रॉ पीस होता है, लेग पीस मान लेते हैं हम, तो उसमें देखना जो हड्डी के साथ जो मसल जो अटैच होता है, जो उसमें जो फ्लेश होता है, उसको आप कभी अपने हैंड से, अपने हाथों से अगर उसको निकालने की कोशिश करोगे, आप नहीं निकाल सकते। इट इज वेरी टफ, ठीक है। वो बिल्कुल बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्ट्रॉन्गली बोन के साथ अटैच रहता है मसल। वो क्या होता है? मसल बहुत स्ट्रॉन्गली बोन के साथ अटैच होता है। वो अटैचमेंट कौन करता है? वो करता है टेंडन, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंडन जो है वो मसल को बोन के साथ जोड़ता है, और लिगामेंट्स क्या करता है? बोन को बोन के साथ जोड़ता है। समझना है आपको, ठीक है। सो लिगामेंट्स कनेक्ट द बोन with the bone or bone to bone, and tendons they connect the muscle with the bone. तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये मसल है और ये बोन के साथ अटैच है with the help of tendon, ठीक है। और टेंडन क्या होता है? टेंडन is a non-elastic, it is made up of non-elastic fibers, right? क्यों? क्योंकि it is having collagen. सबसे ज्यादा इसमें क्या रहता है? कोलाजन से बनता है ये टेंडन। और कोलाजन का काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड हाई टेंसाइल, इट इज हैविंग हाई टेंसाइल प्रॉपर्टी, बट इट इज नॉट हैविंग इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। हाई टेंसाइल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता? इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होता। तो थोड़ा इसको और समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक बोन दूसरे बोन के साथ जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। तो अगर हम हमारा हाथ को हम उठाते हैं, हाथ को अगर हम फोल्ड करते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? मसल यूज करेंगे, है ना। तो मान लीजिए कि अगर जो इस बोन का दिस बोन इज हैविंग इज एक्चुअली मूविंग इन दिस डायरेक्शन। मान लेते हैं कि ये जो बोन है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर के इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। जो एरो मार्क मैंने बनाया इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? ये मसल यूज होगा, ठीक है। और मसल जो है वो आपके साथ बोन के साथ अटैच है, इसीलिए मसल जब यूज होगा, कॉन्टैक्ट होगा, तो ऑटोमेटिक बोन को भी ये फोल्ड कर लेगा विद द हेल्प ऑफ द मसल, ठीक है। समझ में आया ना? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। सो लिगामेंट क्या होता है? इट्स कनेक्ट द बोन टू बोन, और लिगामेंट जो होता है इट्स कनेक्ट बोन टू मसल, ठीक है। तो टेंडन का काम है, और it is having tensile strength. It is having very high tensile strength because of the presence of collagen fibers. It is made up of collagen fibers. और ligament जो होता है, these are elastic in nature because of the presence of elastin fiber. Right? I hope it is clear. Let's move on. Now, अब देखो जो collagen fibers होता है, ठीक है, ये हमारे जो fibers जो tendons के केस में अगर हम देखेंगे, तो नाउ वी आर सीइंग द कंडीशन ऑफ टेंडन्स। तो टेंडन्स में क्या होता है? हमने क्या देखा? जो कोलाजन फाइबर्स है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, तो कोलाजन फाइबर ज्यादा होगा। तो कोलाजन फाइबर जो होता है ना, वो एक्चुअली अगर हम उसको स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, अगर हम देखेंगे उसको,
उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि द कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज इन बैंड्स फॉर्मेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो देखना यहाँ पे बैंड फॉर्मेशन में है, देखो ठीक है। तो कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन बैंड्स। हमने पहले भी पढ़ा है कि कोलेजन फाइबर्स हमने पहले भी डिस्कस किया, तो वो बंडल्स में होते हैं, ऐसे बंडल्स बैंड्स फॉर्मेशन में, ऐसे बहुत सारे एक साथ होंगे, ठीक है, ऐसे बैंड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये डायग्राम में कि जो कोलेजन फाइबर्स है दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन बैंड्स और इन बंडल्स, ठीक है। और इन बिटवीन दीज कोलेजन फाइबर्स वी हैव द फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। और ये जो कोलेजन फाइबर्स के जो बंडल्स है, बैंड्स है, उसके बीच बीच में हमें क्या मिलेगा, उसके बीच बीच में हमें क्या मिलेगा, फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलेगा। क्यों, इसका फाइब्रोब्लास्ट सेल का काम क्या है, हमें पता है कि फाइब्रोब्लास्ट सेल इज द सेल which secretes these two types of this fibers or the proteins, that is your collagen and the elastin। तो अगर फाइब्रोब्लास्ट सेल नहीं होगा तो जो कोलाजन फाइबर्स उसको रिप्लेस कौन करेगा, उसको मेंटेन कौन करेगा, उसका जो स्ट्रेंथ है उसको बना के कौन रखेगा, उसको कंटिन्यूअसली उसको मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करेगा। इसीलिए फाइब्रोब्लास्ट सेल अंदर बीच बीच में रहता है, ठीक है। सो व्हाट आर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, दिस आर इर्रेगुलर शेप सेल्स, हमने पहले भी पढ़ा है ना। सो अगर हम टेंडन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है वो देखो सबसे मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम नंबर इज इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, कोलाजेंस, एंड कोलाजेंस आर अरेंज्ड इन व्हिच वे, दे आर अरेंज्ड इन अ बैंड फॉर्मेशन और इन अ बंडल्स, ठीक है। और बीच बीच में क्या मिलेगा हमें, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मिलेंगे, ठीक है। सो यू प्लीज पॉज एंड ड्रॉ द डायग्राम, ओके फाइन। नेक्स्ट अगर हम लिगामेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि लिगामेंट में सबसे ज्यादा क्या रहता है, इलास्टिन व्हिच आर ब्रांच्ड यू नो लाइक फाइबर्स, येलो फाइबर्स। देखो तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ब्रांच येलो फाइबर, दैट मींस इलास्टिन हमें सबसे ज्यादा मिलेगा। फिर से अब इलास्टिन भी कौन सीक्रेट कर सकता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल, तो उनके बीच में हमें क्या मिलेगा, फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूसरे जो फाइबर्स से बिल्कुल नहीं रहते, हमने वहां पे भी मैंने वहां पे बनाया नहीं। टेंडन्स में भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या है, थोड़े थोड़े इलास्टिन फाइबर्स भी रहते हैं, बट दीज आर नेग्लिजिबल, बहुत ही कम रहते हैं। बिल्कुल वैसे यहाँ पे आपके लिगामेंट्स में भी जो कोलेजन फाइबर्स है वो भी रहते हैं, बट उनका जो कंसेंट्रेशन है, उसका जो नंबर है वो बहुत कम होता है, इट्स नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है। बिल्कुल टेंडेंट्स में भी इलास्टिन रहेंगे, इलास्टिन फाइबर्स रहेंगे, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, इसलिए हम उसको ज्यादा ड्रॉ नहीं करते। आप चाहो तो उसको ड्रॉ कर लो, लेकिन यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ कर लिया है दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने थोड़ा बहुत कोलाजन बनाया है, क्योंकि देखो फाइब्रोब्लास्ट जो सेल है वो तो दो तरह के फाइबर्स को सीक्रेट कर सकता है ना, कोलाजन भी करेगा, इलास्टिन भी करेगा, लेकिन डिपेंड ऑन द टिश्यू द कंसेंट्रेशन और द अमाउंट विल डिक्रीज और इंक्रीज। तो यहाँ पे लिगामेंट्स के केस में जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो क्या करेगा, इलास्टिन जो फाइबर्स है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम सीक्रेट करेगा, और जो कोलाजेंस है वो सबसे मिनिमम सीक्रेट करेगा, है ना। सो दैट इज द डिफरेंस। So if you see the difference between the ligaments, if you see the structure, the typical structure of the ligament and the tendon, so these are the main differences. Okay, right? So I have also given the point as well here. The collagens are present, but in very few in number. The same in case of tendons, the elastins are present, but they are negligible, very few in number, very few, which is negligible, right? Now, right. So before we move on to the next topic, that is your structure of bone, I will show you some diagram what I have taken from some book. So just to have a better idea. So I will show you in the next video lecture. Let us discuss the bone first. बोन के बारे में थोड़ा बात करते हैं, पढ़ते हैं पहले, उसके बाद आगे हम डायग्राम देखेंगे। The diagram what I have drawn, that is actually very important, right? Fine. So we'll start with the next topic, that is your structure of bone. देखो बोन जो है, बोन का स्ट्रक्चर, बोन के बारे में हम और पढ़ेंगे और भी डिटेल में।
बोन जो है वो भी बहुत तरह का होता है, लॉन्ग बोन होता है, शॉर्ट बोन होता है, स्पंजी बोन का जो पार्ट होता है स्पंजी भी हो सकता है, कॉम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन बेसिकली हम पहले एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर लेके पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस आर द मोस्ट कॉमन बोन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले हम एक बोन का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम उसका एक टीए सेक्शन लेके देखेंगे कि बोन का स्ट्रक्चर जो इंटरनल कंपोजिशन क्या है, जो हम स्ट्रक्चर जो बोन का है वो कैसा है, वो हम बहुत ध्यान से हमें समझना है, बिकॉज मैक्सिमम कंफ्यूजन वहीं पे होता है लोगों को, बच्चों को बाद में बार बार ये कंफ्यूजन होता है, सर जो स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कौन सा है। सो व्हाट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस, ठीक है। आज के क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो टीए सेक्शन है मतलब आपका बोन का, वो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है, वो थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमें बहुत ध्यान से उसको समझना होगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट। तो आप सबको इतना तो पता ही है कि ये बोन का स्ट्रक्चर है, इतना आपने सबने पढ़ा है कि बोन दिखता कैसा है, बोन कैसा होता है, ये आप सबको पता है। सो नथिंग टू डिस्कस मच अबाउट दैट। सो दिस इज द बोन। अब देखो जो बोन का है ना एंड पार्ट है, सो दिस इज द एंड पार्ट और हेड पार्ट हम बोल सकते हैं। तो आप देखना कि जो एंड पार्ट है और जो हेड, जैसा बोल सकते हैं हेड पार्ट है, और इसको आप क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे जो हम डायग्राम बनाए, दिस इज एक्चुअली द लॉन्ग बोन। सो द लॉन्ग बोन बेसिकली हैव टू मेन पार्ट्स, ठीक है। सो दैट इज अ हेड पार्ट, देखो मैंने जहां पे पॉइंट हाईलाइट किया, दिस इज द हेड पार्ट और द एंड पार्ट, एंड द नैरो पार्ट व्हिच इज नोन एज शाफ्ट। मतलब ये जो नैरो पार्ट है, मतलब ये एंड पार्ट है और ये भी एंड पार्ट है ना, दो साइड है, तो बीच में आप देखो कि इसमें एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक नैरो स्ट्रक्चर होता है दोनों के बीच में। ये बोन का ये भी इस तरफ ये एंड पार्ट है और बोन का इस तरफ ये एंड पार्ट है, उसी को हम बोलते हैं हेड पार्ट। और उसमें क्या होता है, बीच में आप देखो एक नैरो स्ट्रक्चर है, एक नैरो स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज शाफ्ट, ठीक है, कॉमनली हम कहते हैं शाफ्ट, ठीक है। अब देखो जस्ट अ मिनट, लेट मी make this diagram proper to see. Yeah, now the head part, अब head part जो होता है ना, ये वाला जो पार्ट हेड पार्ट, इसे हम बोलते हैं एपीफाइसिस, ठीक है। अब देखो हेड पार्ट मतलब दोनों एंड में ही है, ठीक है, ये भी हेड पार्ट ये भी हेड पार्ट, तो हेड पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एपीफाइसिस। क्या कहते हैं हम इसे, एपीफाइसिस। और जो शाफ्ट है का जो नैरो पार्ट है उसे हम बोलते हैं डायाफाइसिस। क्या कहते हैं हम उसे, डायाफाइसिस। एपीफाइसिस हेड पार्ट को कहते हैं और जो नैरो शाफ्ट होता है उसे हम कहते हैं डायाफाइसिस, ठीक है। नाउ अब देखो ये जो दोनों जोन है, जो एपीफाइसिस और जो डायाफाइसिस, इन दोनों के बीच में एक्चुअली जो इलांगेशन है ना, मतलब उसका एक जोन रहता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ जोन और इलांगेशन जोन, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है इलांगेशन जोन, यहां पे देखना मैंने आपको मार्क किया है यहाँ पे, दिस इज द इलांगेशन जोन और ग्रोथ जोन। यहां से जो बोन है इसका स्ट्रक्चर, बोन जो है वो बढ़ता है, ठीक है, बोन जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता है, मतलब वो ग्रोथ होता है, बोन का जो ग्रोथ होता है वो इस पार्ट से होता है, ठीक है, यहाँ पे रहता है, देख सकते हो आप, आई हैव ड्रॉन हियर, यहाँ पे सम लाइंस आई हैव गिवन, सो दिस इज द लाइंस वेयर वी कॉल इट एज इलांगेशन जोन और ग्रोथ जोन, ठीक है। नाउ इन द डायाफाइसिस, अब ये जो नैरो एरिया है, हमने जो नैरो शाफ्ट है जो हमने देखा अभी, ये जो नैरो शाफ्ट है, दिस इज डायाफाइसिस। सो इन द डायाफाइसिस देयर इज वन कैविटी प्रेजेंट नोन एज बोन मैरो कैविटी। अब ये डायाफाइसिस के बीच में अंदर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे जो छोटा नहीं, यहाँ पे एक कैविटी हमें मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो कैविटी। क्या कहते हैं हम इसे, बोन मैरो कैविटी, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है येलो बोन मैरो विच स्टोर्स फैट। ये जो डायाफाइसिस के अंदर जो बोन मैरो रहता है और जो कैविटी, सॉरी जो बोन मैरो कैविटी होता है, उसमें क्या रहता है, उसमें येलो बोन मैरो रहता है जिसका काम क्या है, फैट स्टोर करना। बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, फाइन। नाउ दिस येलो बोन मैरो स्टोर्स फैट एंड बिकॉज ऑफ दिस द कलर ऑफ दिस बोन मैरो इज येलो, ठीक है, क्योंकि ये फैट स्टोर करता है किस कलर का, सॉरी
जो इसका कलर जो है इस बोन मैरो का येलो होता है, क्यों? क्योंकि ये येलो फैट स्टोर करता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट एपिफाइसिस। अब देखो एपिफाइसिस में भी एक बोन मैरो कैविटी होता है और बोन मैरो होता है। ठीक है, अब एपिफाइसिस जोन में भी क्या होता है? बोन मैरो होता है। तो ये जो बोन मैरो एपिफाइसिस जोन में है, ये होता है आपका रेड बोन मैरो। ठीक है, ये क्या होता है? रेड बोन मैरो, which is also known as erythropoietic tissue, where the erythropoiesis takes place. इसको समझना है। देखो erythropoiesis का मतलब होता है the synthesis or the generation or like the formation of red blood cell और RBC। ठीक है, erythrocytes का दूसरा नाम है RBC। ठीक है, तो erythrocytes जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है, वो बनते हैं यहां से, जो कि रेड बोन मैरो से बनते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एराइथ्रोपोएसिस। और जो ऑर्गन एराइथ्रोपोएसिस करता है, मतलब जो एराइथ्रोसाइट्स बनाता है, उसे हम कहते हैं एराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन और टिश्यू। तो यहाँ पे रेड बोन मैरो जो है हमारे केस में, ह्यूमन के केस में, वो एराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन का काम करता है। राइट, so we'll continue our discussion in the next video lecture. So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you and bye.